ने छोड़ा नहीं। गांव गया, शादी हो गई, एक छोटा सा स्कूल खोला, जीविकोपार्जन के लिए तो चाहिए ना, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। अब अंदाज करो कि ऐसे विद्यार्थी से तुमको भेंट करवा रहे हैं जो सफलता का प्रतिनिधित्व तो आज के समय में छोटा सा स्कूल खोला, जितना धैर्य तो चाहिए विद्यार्थियों में हो सकता है, लेकिन अपने झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करते भी आज के ऐसे असिस्टेंट विद्यार्थी से तुमको भेंट करवा रहे हैं। माननीय सफलता का प्रतिनिधित्व तो आज के समय में है ही, स्कूल खोला, जितना धैर्य चाहिए विद्यार्थियों में हो सकता है, लेकिन अपने झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करते भी इतना किसी के पास धैर्य नहीं देखने को भेंट करवा रहे हैं। मतलब विरला ही एग्जाम का प्रतिनिधित्व एक्सेप्शनल है, स्कूल खोला, जितना धैर्य चाहिए विद्यार्थियों में हो सकता है, लेकिन बेटा को झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करते भी इतना किसी के पास धैर्य नहीं देखने के कारण ही उसको मामला ही एग्जाम का एक्सेप्शनल है, स्कूल खोला, जितना धैर्य चाहिए विद्यार्थियों में हो सकता है, लेकिन बेटा को झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करने उस समय नहीं हुआ, लेकिन किसी के पास धैर्य नहीं देखने के कारण ही उसको मामला ही एग्जाम का एक्सेप्शनल है। इससे बेहतर उदाहरण हमको नहीं लगता मेरे टीचिंग लाइन, लेकिन बेटा को झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करने उस समय नहीं हुआ, लेकिन किसी के पास धैर्य नहीं देखने के कारण ही उसको इससे बेहतर मामला ही एग्जाम का इससे बेहतर उदाहरण हमको नहीं लगता मेरे टीचिंग लाइन, लेकिन बेटा को झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करने उस समय नहीं हुआ, लेकिन किसी के पास धैर्य नहीं देखने के कारण ही इससे बेहतर उदाहरण हमको नहीं लगता मेरे टीचिंग लाइन, लेकिन बेटा को झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करने उस समय नहीं हुआ, लेकिन किसी के पास धैर्य नहीं देखने के कारण इससे बेहतर उदाहरण हमको नहीं लगता मेरे टीचिंग लाइन, लेकिन बेटा को झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करने उस समय नहीं हुआ, लेकिन किसी के पास धैर्य नहीं देखने के कारण इससे बेहतर उदाहरण हमको नहीं लगता मेरे टीचिंग लाइन, लेकिन बेटा को झंझावात को बर्दाश्त अंदाज करने उस समय नहीं हुआ, लेकिन किसी के पास धैर्य नहीं देखने के कारण इससे बेहतर उदाहरण हमको नहीं लगता मेरे टीचिंग लाइन, लेकिन बेटा को झंझावात आवाज सर नहीं आ रही। अच्छा आ रही। नमस्ते भाइयों और बहनों, ये हम सब लोग परिवार हैं, क्लाइमेक्स परिवार के सदस्य हैं। कुछ साल में आप लोगों से बड़ा हूँ, तो मैं अग्रज हुआ, आप लोग अनुज हुए, है ना। मैं भी बस यही क्लासरूम था, S28 बैच था सर। S28 बैच में मैंने एडमिशन लिया था और सर के सबसे नालायक विद्यार्थियों में से एक था। मैं पीछे बैठता था और बस यही है कि सर ने तो बहुत कुछ बताया और संघर्ष जो है वो तो लगा ही रहा। बहुत सारी घटनाएं घटी लाइफ में। जब बाकी लोग टूटते हैं ना, तो मेरे साथ मेरे से सीखने वाली कोई बात नहीं है। बस यही है कि मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मेरे अंदर बस यही चीज़ है। और वो जब लोग हिम्मत हार जाते हैं, मैंने वहाँ से हिम्मत जुटानी शुरू की, क्योंकि मेरे पढ़ाई की स्टार्टिंग ही हुई थी जब मेरे पापा गुजर गए थे। और उस उम्र में पिता का गुजरना वो कितनी बड़ी त्रासदी होती है, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। जब पिता का साया सर से उठा, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना तो होगा ही अब। और उस बीच में पटना में, जैसे आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों के घर से पैसा आता है, आराम से एकदम पढ़ाई वढ़ाई होती है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट अपने माता पिता आप लोग को खर्च देते हैं। मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था। घोर गंभीर आर्थिक संकट से मैं गुजर रहा था और यहाँ पे रह करके ट्यूशन पढ़ा करके, मतलब बच्चों को पढ़ा करके खुद से रूम रेंट देना, खुद से किताबें खरीदना, फॉर्म भरना, सब कुछ मैं खुद के पैसे से ही करता था। और उसमें सर ने जैसे बताया, जैसे अब होती है उम्र के साथ साथ कुछ लोग गलतियाँ करते हैं। जैसे 2011 में मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, ऐसे ही मैं जाके बैठ गया, ठीक है ना। तो मेरा ठीक है 105 पे शायद LDC में कट ऑफ गया था और मेरा 75 मार्क्स आया था। तो
तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, 10th क्लास तक मैंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो मैं तो कर सकता हूँ। वो था ओवर कॉन्फिडेंस, जो आदमी को नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, तो ये नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आई वॉज क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी सेलेक्टेड, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। और मैंने सोचा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। और बस वो एग्ज़ाम क्या होता था नॉर्मली कि चलो भाई घूम के आते हैं, पिकनिक टाइप का। तैयारी कुछ नहीं करता था मैं, बस घूम के आता था, पढ़ाता था और मस्त रहता था। लेकिन जब पिता का साया सर से उठा तो मुझे लगा कि नहीं, अब सही में एक वक्त आ गया है जब कुछ करना होगा। मेरे एक मित्र ने बताया कि यहाँ पे क्लाइमेक्स इंस्टीट्यूट है जो 2003 से चल रहा है, वहाँ चलो। वहाँ मेरे मित्र ने ही मुझे लेकर के यहाँ पहुँचाया। फिर सर से बात हुई तो सर को देखते ही ऐसा लगा जैसे भीष्म को परशुराम मिले हों और अर्जुन को गुरुद्रोण मिले हों। तो एक बॉन्डिंग उसी समय से बन गई, समर्पित मैं हो गया। और हर एक चीज़ सर के गाइडेंस में मैं करता रहा, जो बताते गए उसको मैं करता रहा। और एक समय ऐसा आया था जब ट्यूशन मेरा ख़त्म हो गया था, छूट गया था। वो तो होता है, ट्यूशन लाइफ में आप पढ़ाते रहते हो तो छूटते रहता है। और स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुझे लगा कि अब मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। 2 दिन मैं क्लास भी नहीं आ पाया था और एकदम बुरी हालत थी मेरी, मतलब होता है ना, मानसिक पीड़ा से मैं गुजर रहा था। सर ने पूछा क्या बात है, क्लास भी नहीं आ रहे हो? मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ट्यूशन छूट गया है, अब कोई उपाय नहीं है मेरे खाने का, रहने का। तो उसी समय सर ने अपने बड़ा लड़का, 2 लड़के हैं सर के, तो बड़े लड़के को कहा कि तुम ही पढ़ाओ। और सर ने ये भी कहा कि जो मेरे बच्चों को पढ़ाता है उसका सिलेक्शन होना तय है। तो एक गुरु कृपा थी, जो वरदान था। फिर मैं पढ़ाने लगा, बड़ों को भी पढ़ाया, छोटे को भी पढ़ाया, दोनों बच्चे को मैंने पढ़ाया है। और संजोग था ऐसा कि रिजल्ट तो सर ने बताया कि 2014 में मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे पढ़ाई करना सीरियसली, ऑन द सीरियस नोट। और रिजल्ट होते गया, मतलब 4 बार मैंने बैंक का मेंस लिखा, 2 बार रेलवे मेंस लिखा, 1 बार सिविल कोर्ट का फाइनल इंटरव्यू तक मैंने दिया, 1 बार बीपीएससी मेरा 1 नंबर से रह गया था, और 64वीं बीपीएससी। उसमें मैं मेंस की पूरी तैयारी थी लेकिन प्रीलिम्स ही 1 नंबर से रुक गया। तो वो भी एक, मतलब होता है ना, एकदम दिल तोड़ने वाली बात थी। तो वो सब चीज़ें, उन चीज़ों को सहते हुए, झेलते हुए, इसी बीच में हुआ कि मेरे बड़े भैया थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, वो आईएएस मटेरियल थे, लेकिन सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी उनको हो गई थी, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है। एमबीए किया हुआ था उन्होंने, और उसी दौरान उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मेरे लिए, और मेरे से 2 साल बड़े थे जस्ट, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग ये था, इस स्थिति में कैसे क्या करना है। और सर को शायद मैंने बताया नहीं कभी कि जब मैं तैयारी कर रहा था तभी मैं एक केस भी लड़ रहा था कोर्ट में। अब कोर्ट में जाके केस लड़ना, पढ़ाना, खाना बनाना, क्लास आके करना, ये सब कुछ मतलब भगवान ने ही कराया, मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर सुबोध सर से मैं मिला, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। ज्योग्राफी के अगर कोई विद्वान मेरी नज़र में है दुनिया में कोई एक इंसान, तो सुबोध सर हैं। मैथ्स रीजनिंग के तो आप लोग जान ही रहे हैं, सत्येंद्र सर। और ज्योग्राफी के, और इनका पूरा आशीर्वाद था। जब लास्ट क्लास इनका हुआ था, सब जब सर जा रहे थे तो मुझे याद है मैंने उन्हें पेन गिफ्ट किया था। तो सर ने मुझे कहा था कि ऐसे ही, मतलब सीढ़ी उतरते हुए मुझे सीन आज भी चलचित्र की भांति, फिल्म की भांति नजर आ रहा है कि ऐसे उन्होंने कहा था, एकदम नंबर 1 पे रहोगे तुम। तो अब नंबर 1 तो खैर आईएएस होता है, उसके नीचे तो सब नंबर 2 नंबर 3 ही है। लेकिन चलो, जो भी योग्यता है, क्षमता है, उसके आधार पे ये है कि उनका आशीर्वाद, सर का आशीर्वाद, दोनों गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे लगा। तो बस यही है। तो मेरे लाइफ से अगर कुछ ले सकते तो यही है कि हार मत मानिए, लगे रहिए। और 3 चीज़ पे ध्यान दीजिए, प्लानिंग, पेशेंस और परसिवरेंस। ये 3 चीज़ बना के रखिए। कॉन्फिडेंट होना है खुद पे कि मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि वो तो हो ही जाएगा। ग्रांटेड नहीं लेना है किसी चीज़ को, ठीक है ना, कि ये हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो पहला स्टेज से अभी तक में आने में 10 साल का सफ़र, और हो सकता है कुछ समय लगता है। सबके मुंह से आज मैं यही सुन रहा हूँ मेरे लिए कि देर आए दुरुस्त आए। तो देर लगेगी, है ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और एकदम पूरे मन से प्लानिंग कीजिए, है ना। पर डे जो होते हैं लोग, आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि फलाने डेट में मेरे पास टाइम नहीं है, या बड़े लोगों की डायरी मेंटेन होती है। तो वो आप खुद में अपने आप को बड़ा समझिए, अभी से समझिए। अभी से छोटा समझेंगे तो कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। तो आप खुद की प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग कब करनी है और कैसे करनी है? रात में जब आप सोने जाते हैं तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अपने आप को दीजिए। उसमें रिकॉल कीजिए कि मैंने दिन भर में क्या किया आज,
और कल मुझे क्या करना है, इन दोनों की प्लानिंग होनी चाहिए। दिन भर में आपने जो अनावश्यक समय बिताया है उसका हिसाब किताब रहेगा, और अगला क्या करना है, उसमें कैसे सुधार करना है, वो अगले दिन हो जाएगा बस। और ये जानते हैं ज़्यादा समय नहीं लेता है, 1 से 2 साल बहुत है अगर ढंग से होता रहा। मेरा तो हो ही रहा था ना, बस वो था कि इतने सारे मुश्किलातें आ रही थी सामने में कि वो थोड़ा सा ये हो रहा था। कुछ होता है, लक फैक्टर भी होता है, लेकिन पहले लेबर होता है तब लक होता है ना। लक कुछ भी नहीं होता है अपने आप में, ठीक है ना। इसी बात को ध्यान में रखना है। और 2-4 लाइनें मैंने लिखी थी, क्लाइमेक्स के लिए लिखी थी, है ना, एक समय कि दृढ़ संकल्प प्रबल इच्छा और अटल विश्वास, दृढ़ संकल्प प्रबल इच्छा और अटल विश्वास मिलकर बनाएंगे तुम्हें इस धरती पे खास। पा जाओगे निश्चित सफलता, कर लो तुम एहसास, साथ होंगे सदा तुम्हारे ये धरती या आकाश। खुद पे जो करो भरोसा, बदल के रख दोगे तुम इतिहास। खुद पे जो करो भरोसा, बदल के रख दोगे तुम इतिहास। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आगे सर। देखिए, दुनिया में चाहे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों नहीं की गई हो, उसकी शुरुआत पहली कदम से होती है। आप यदि कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल की तरफ जाएंगे, कदम को रोक देंगे तो फिर मंजिल आपसे दूर होता चला जाएगा। और आज तक इतिहास का पन्ना उलट के देखिए, अभी नहीं पहले भी प्राचीन काल से लेकर जो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर निरंतर चलता रहा उसे सफलता मिली है, वो कभी हारा नहीं है। हार जीत तो जीवन का दस्तूर है, जो लड़ता है वही हारता है, लेकिन जो हारता है उसकी जीत भी निश्चित होती है। तो आज के बच्चे जो हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास बहुत सारे साधन हैं, संसाधन की कमी नहीं है। और अगर आप चाहेंगे, मन में ठान लेंगे, ये इच्छा आपके अंदर हो जाए कि मुझे करना है किसी भी कीमत पर, तभी जैसा कि सर ने कहा कि आप जो चीज करना चाहते हैं उसके प्रति आपका लगाव होना चाहिए, आपका लगाव होना चाहिए। वो लगाव ऐसा कि उसके बगैर आप कहीं दूसरे तरफ आपका दिल ना लगे, तो वो वास्तविक लगाव हुआ। लगाव के साथ साथ आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ा चीज है। आपने अभी जो बहुत चीज तो हम लोग भी नहीं जानते थे कि इनके साथ कितना अप्स एंड डाउन आया, और इस अप्स एंड डाउन को भी ये सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गया। बीच में जब कोरोना आया था उस समय उधर स्कूल एक चलाते थे और हम लोग देखते थे तो बड़ा अंदर से तकलीफ होती थी, क्योंकि देखिए मैं एक शिक्षक हूं, कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र के अंदर जो क्षमता है उसको बहुत कुछ वो समझते हैं कि ये क्या कर सकता है, अगर ये आगे बढ़े तो बहुत आगे निकल सकता है। ये बात सही है कि जब मैं यहाँ से क्लास इनका बैच खत्म हुआ तो मैं कहा था कि बहुत आगे जाओगे, बस लगे रहो, छोड़ना नहीं। और वो देर सवेर तो सफलता मिल गई। तो आप सबों से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, तैयारी करते हैं, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, आप देखते हैं कितनी भीड़ है। तो अपने आप को अगर एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसके प्रति समर्पण चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। वो डेडिकेशन किसी भी परिस्थिति में उसमें डगमगाहट नहीं होनी चाहिए और आपका पैर इधर उधर ना बिखरे। और उस लक्ष्य के तरफ हमेशा देखिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कोई समाज कुछ भी कहे, अगर आप चाह लेंगे तो आप मंजिल आपके पास आ जाएगी, मंजिल खुद आपके पास आ जाएगी। आपके पीछे कोई भी अगर समस्या है, आगे कोई भी अगर कठिनाई है, तो सारी कठिनाई खुद ब खुद सुलझता चला जाएगा, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस संकल्प लीजिए अपने अंदर कि मुझे करना है, कैसे करना है ये इस पर भी सोचिए और लगे रहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, जो मेहनत करता है उसका सफलता निश्चित है। तो बस आप सबों से यही मैं गुजारिश करूंगा
कि आप नौजवान हैं, आपके अंदर असीम ऊर्जा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कभी अपने आप को मत सोचिए कि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, वो सारे गुण हैं, सारे क्वालिटी हैं, बशर्ते कि आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है उसको भगवान पर भी भरोसा होता है और लोगों पर भी, गुरुजनों पर, सबों पर भरोसा होता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा कीजिए और एकदम मैदान में कूद पड़िए, सफलता आपकी सुनिश्चित है। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। एक छोटा सा सम्मान अपने प्रिय विद्यार्थी के लिए। एक फायदा होगा कि जब बूढ़ा हो जाएंगे ना, जो भी पटना में जितना भी विद्यार्थी है, अभी सचिवालय सेवा में 9 स्टूडेंट गया है, जिसमें 1 लड़की, बाकी 8 लड़का। ये 10वां, ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय। तो कभी कोर्ट उट में कोनो केस उस कर देगा तो है ना भाई, हैं? अब बूढ़ा जब बूढ़ा हो जाएंगे, जब चलने उलने में दिक्कत होगा तो ये लोग आएगा बीच बीच में देखने के लिए, ठीक है ना, फ्रूट चाट खिलाएंगे। आप फ्रूट चाट खिलाएगा आज, हाँ ठीक है। तब क्या है ना कि अब हम लोगों के लिए अब क्या है, हम लोगों के लिए तुम्हारी सफलता ही हम लोगों का उम्र भी बढ़ाता है और हम लोगों के भीतर तुम लोगों को लगता है, लेकिन हम फीलिंग कुछ और रखते हैं, ठीक है ना। तुम लोग सिलेक्ट हो जाते हो ना तो लगता है कि और एज और एनर्जी बढ़ गया, ठीक है ना, और दुगना उत्साह से काम करें, क्योंकि सामने प्रतिफल आ जाता है, सामने रिजल्टेंट आ जाता है कि भाई हमारा बच्चा पास आउट कर गया, ठीक है ना। और मेहनत किया जाए तो जहां 8-10 हुआ वहां पे 20-25 हो जाए, ठीक है ना, 40 हो जाए। इसीलिए इतना तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे, ठीक है ना। जितना हम तुम लोग को केयर करके लेके चलते हैं, कोई नहीं शायद लेकर चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये मतलब ये एक प्रकार का पैशन हो गया। हम सचिवालय में हम 8 घंटा काम कर लेते हैं, हमको वहां पे संतुष्टि नहीं मिलती है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिलता है, ठीक है। 10-12 साल हो गया, कभी आंतरिक खुशी हमको तब मिलता है जब यहाँ 2-4 को डांटे, 2-4 को चीज बताए, ठीक है ना, तब लगता है कि आज का दिन मेरा अच्छा गया, मतलब आज कुछ किए। सर स्टार्टिंग में जब आए थे ऐसे ही वो लगा रहता था ना, बोर्ड बच्चों का रहता है ना कि जो सफल हो गए। एक दिन हम देख रहे थे कि सबका चेहरा देख रहे थे कि ये लोग कुछ अलग ही होते होंगे, कुछ करिश्माई व्यक्तित्व होता होगा इनका। तो सर पीछे से आके बोले क्या देख रहे हो? मैंने कहा कि सर मेरा नाम इसमें आएगा कि नहीं, बस मैं यही देख रहा हूँ फोटो आएगा कि नहीं। तो सर ने बहुत ही आश्वस्त किया कि एकदम आएगा। और आज का दिन, फिर आज मैं वही चीज कर रहा था, फिर सर ने पूछा वही चीज, क्या देख रहे हो? बोले सर नाम कब आएगा इसमें मैंने लिखवाया भी था, देखो यहाँ पढ़ो इसको। अच्छा, मैंने लिखवाया कि आपके परिश्रम के प्रतिफल अतुलनीय सफलता हेतु हार्दिक सम्मान, ठीक है। विद्यार्थी की अपनी सफलता है ना, हम लोग बस 0.1% केवल डायरेक्शन, ठीक है। पढ़ना आपको है, एग्जामिनेशन में आपको बैठना है, जितना मेंटल प्रेशर है आपको बर्दाश्त करना है, तो सफलता का अंतिम हकदार भी कौन होता है? नहीं सर, एक बात मैं यहाँ टोकना चाहूँगा, जीवन में पहली बार आपको रोकना चाहूँगा सर, कि अगर हम मान लो टिकट लेनी है कहीं की भी, कहीं दिल्ली जाना है हमको, खूब झगड़ा किए, खूब लड़ाई किए, जाके लाइन में 5 घंटा लाइन में टिकट लिए और ले ली कलकत्ता का टिकट, कभी दिल्ली जा पाएंगे क्या? तो सीधी सी बात है, सही मार्गदर्शन जब तक नहीं मिलेगा ना, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक कुछ नहीं मिल सकता है। कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, यही कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, तभी जाके अर्जुन अर्जुन बना है कि नहीं। तो यही चीज जो है
बाबा के जैसी निष्ठा रखिए, अपने आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। अरे पूरा एक तो हम भी खिलाएंगे, रसगार देते हैं, हाँ कि ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। देखिए, एक्टर वास्तव में आप ही लोग हैं। यहाँ तो डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन दिया जाता है, माना डूज और डोंट ये जो होता है ना, डायरेक्टर का काम है, क्या सही है क्या गलत है। बाकी आपके अंदर वो अगर ललक है, आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आपसे कोई भी चीज होती है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और ये मन में कभी भी ये सोच नहीं रखिएगा कि मैं नहीं करूंगा, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। हर किसी के अंतर्गत अंदर क्षमता है, बस उस क्षमता को पहचानिए। आप एक इंसान हैं, भगवान आपको इंसान के रूप में जन्म दिया है, 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, और इससे भी बड़ी बात एक तेज दिमाग दिया है। आप अगर अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करें, अपने अंदर वो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आईएएस की बात है ना, अगर चाहे तो ये भी कर सकता है, बस एज थोड़ा सा बैरियर हो जाता है, एज एक फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आईएएस के लिए एक समय सीमा है, या और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं उसके लिए सीमा होती है। अगर ऐसा होता, एज फैक्टर नहीं होता, तो मैं आईएएस नहीं बन जाता, मैं भी आईएएस की तैयारी करता, समझ रहे हैं। तो वो फैक्टर एक होता है, तो समय सीमा में यही है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। अधिकतर क्या होता है कि बच्चे को जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, बुद्धत्व माने इनलाइटमेंट, ज्ञान, तब तक एज बीत चुका होता है। इसीलिए देखिए, एक चीज और मैं आपको कहूँ, आज के युवा पीढ़ी में देखता हूँ कि आजकल का जो ये परिपाटी है, बच्चे, हर बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन होता है, पूरी दुनिया उसके पॉकेट में होता है, और ये एंड्रॉयड भी बच्चों के भटकाव का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। आप इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कीजिए, उसमें मत आप फंस जाइएगा, तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे, बर्बाद करके छोड़ देगा। आप उसका इस्तेमाल कीजिए अपने लिए, अपने फायदे के लिए कीजिए, और मेहनत कीजिए और लगे रहिए। एक दिन आएगा जो आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, आप अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। इसलिए कभी भी हतोत्साहित नहीं है। एक हम लोग पढ़े थे, जब मैं इंटर में पढ़ता था, एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का एक पोएम था, द साम ऑफ लाइफ। अभी भी हम लोग कभी भी जीवन में निराशा अगर कुछ महसूस करते हैं, तो उस चीज को करते हैं, तो उसमें एक लाइन था कि लीव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, वी मे मेक आवर लीव सबलाइम, डिपार्टिंग बिहाइंड अस ऑन द सेंस ऑफ टाइम। जैसे बड़े बड़े लोग, महापुरुष का फोटो होता है, हम लोग टांग देते हैं, तो वो लॉन्गफेलो साहब कहते हैं कि हम भी उनके तरह अपने जीवन को महान बना सकते हैं। कैसे? तो समय रूपी बालू पर उन्होंने जो अपना पद चिन्ह छोड़ गया है, अगर उनके अनुसार, कहे के अनुसार हम काम करें, तो हम भी उसके तरह महान बन सकते हैं, समझ रहे हैं। और उसमें उन्होंने एक लाइन और कहा कि वी शुड एक्ट अगेन एंड अगेन वेदर द रिजल्ट इज गुड और बैड। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। आप ये ठान लीजिए, आप मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको करना है, आप एक टारगेट बना लीजिए, आपको 2 साल या 3 साल। ये मत कहिए आज के बहुत, जैसे अभी इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। बहुत आदमी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कहां से पढ़ेंगे। तो अगर आपके अंदर चाह है, कहावत है कि जहीं चाह, जहां रहा वही चाह, आप अगर चाहिएगा तो वहीं निकल सकते हैं, आप खुद जनरेट कर सकते हैं। आप एक इंसान हैं, और इंसान मानव की सबसे बड़ी कृति होती है, सबसे बड़ा क्रिएचर है ना। तो आप अगर चाह लीजिएगा तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। तो बस ये चीज ठानिए कि हमको करना है, तो कैसे करना है। आपके अंदर स्वयं प्रश्न आएगा कि कैसे होगा, तो फिर उस पर सोचिए। जैसे इन्होंने कहा ना कि रात में रूटीन तैयार कीजिए कि दिन भर आपने क्या किया। अगर ऐसा लोग करे, ये सुलझा हुआ व्यक्तित्व का काम है, हर आदमी नहीं करता, इसीलिए हर आदमी सफलता नहीं होता है। आप कीजिए, आप कर सकते हैं, आप कीजिए, ऐसा करके देखिए। आप 15 दिन में देखिए, अपने आप को अलग महसूस करेंगे, आप अंदर से फील करेंगे, आपके अंदर बढ़ेगी। और कभी भी पेसिमिस्टिक व्यू नहीं रखिए, निराशावादी
विचारधारा नहीं रखिए अपने अंदर। आपके इर्द गिर्द अगर कोई पेसिमिस्टिक व्यू वाला है तो उससे अपने आप को दूरी बनाइए। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। देखिए पॉजिटिव जब हम सोच रखते हैं ना तो हमारे अंदर एनर्जी अंदर में, ये शरीर क्या कहते हैं कि बहुत लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा अध्यात्म में भी, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड हमारे शरीर में, ये हमारा ब्रह्मांड है। हमारे अंदर शक्ति और माना असीम शक्ति है, उसको जागृत कैसे करेंगे? तो वो जब आप निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, कोई भी देखिए निगेटिव बात आपके सामने आती है तो आप तुरंत जो है हो जाते हैं, आपका मन ही छोटा हो जाता है, आपकी कोई किसी काम में दिल नहीं लगता है। लेकिन कोई अच्छी बात सुनते देखते आपके अंदर जो है 4000 वोल्ट का जो है करंट दौड़ने लगता है, नहीं हम ये कर सकते हैं। तो हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और मेहनत कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए, आशावादी बनिए। आशावादी बनिएगा तो वो आपको, निराशावादी बनिएगा तो आपको अपने अंदर जो एनर्जी है उसको पहचानिए, निश्चित सफलता मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी ऐसा हो नहीं सकता। आज तक तो इतिहास गवाह है कि जो लगा रहा है वो सफल हुआ, समझ रहे? और अगर आप पढ़िएगा तो ये कभी पढ़ाई बेकार जाएगा, कभी बेकार नहीं जाएगा, पढ़ाई कभी नहीं बेकार जाता है। याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी आदमी, आपके अंदर कितनी भी समस्या है, आपका परिवार समस्याओं से ग्रसित है, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प है पढ़ाई, शिक्षा। शिक्षा वह हथियार है कि जो दुनिया में बड़े बड़े समस्याओं को समाधान करने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। इससे बड़ा दुनिया में आज तक न मिसाइल बना है और न बनेगा। ये सबसे बड़ा मिसाइल है, सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को आप अपनाइए, आप अपना बनाइए, उस पर अपना वर्चस्व बनाइए, तो देखिए आपको कैसे आपको असफलता से पीछे आ जाएगी, कभी सवाल नहीं। समझ गए? एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। इन लोग अभी थोड़ा मुंह मीठा कराओ जी।